वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रेशमा कपूर। स्टूडेंट, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और वो है रीड साइंस बायोलॉजी की। ठीक है, आपने अपना सिलेबस रीड का अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। 25 अप्रैल को आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड है। तो हम जो स्ट्रैटेजी लेंगे अब वो लेंगे कि हम जो अब टॉपिक को पढ़ेंगे उससे संबंधित एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपके कोई भी कंपटीशन हो या कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो अपने रीड के लिए या अनदर कंपटीशन के लिए, उसके लिए सिर्फ एक स्ट्रैटेजी आप रखिए। जो पढ़ा है उससे संबंधित एमसीक्यूज को, उससे संबंधित प्रश्नों को नेक्स्ट डे आप जरूर सॉल्व करें। क्योंकि जब हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं तब हमारे को पता चलता है जितना हमने पढ़ा है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे को कितनी हुई है, हमारे को कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, या सही समय पर पढ़ा हुआ हम रिकॉल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। जब हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं तब हम पूरी एक्यूरेसी के साथ, पूरे कॉन्फिडेंटली जो है अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। बिना घबराए हुए, बिना गलती किए हुए हम अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें। आज हम बायोलॉजी में जो फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वो है कि सजीव और निर्जीव में अंतर। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं बायोलॉजी है क्या। एक परिचय देख लेते हैं इसका। बायोलॉजी स्टूडेंट एक प्राकृतिक विज्ञान है, ये आप ध्यान रखेंगे, नेचुरल साइंस में आता है, प्राकृतिक विज्ञान है। इसके अंतर्गत हम सभी सजीव जगत का अध्ययन करते हैं। अब जब हम सजीव जगत का अध्ययन करते हैं तो कंप्लीटली उसमें उनकी संरचना भी आ गई है। ठीक है, कायिकी भी आ जाती है, जैव रासायनिक अध्ययन भी आ जाता है, आणविक स्तर पर अध्ययन भी आ जाता है। ठीक है, उनकी वृद्धि है, परिवर्धन है, वर्गीकरण है, उद्दीकास है, मतलब कंप्लीट स्टडी हम करते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत। अगर हम ये देखें बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको हम तोड़ें तो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है ये, बायोस एंड लोगोस। लोजिया भी आ सकता है। ठीक है, बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस और लोजिया मीन्स टू स्टडी, मीन्स ऐसा विज्ञान या विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फादर की बात करें, पूछ लिया जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, तो वो है अरस्तु। लेकिन आपको साथ में इसमें ध्यान क्या रखना है कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 में लेमार्क एंड ट्रेविरेनिस ने किया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हम जल्दी में बिना क्वेश्चन को अच्छे से समझे हम टिक कर सकते हैं अरस्तु को, लेकिन बायोलॉजी शब्द के फादर अरस्तु हैं, बट इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो लेमार्क एंड ट्रेविरेनिस ने किया था। ठीक है, बायोलॉजी के अगर ब्रांचेस की बात करें कि बायोलॉजी की ब्रांचेस कौन सी है, तो ट्रेडिशनली बायोलॉजी की दो ब्रांचेस हैं जो हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत। ट्रेडिशनली बायोलॉजी की दो ब्रांचेज हैं, एक है जंतु विज्ञान जूलॉजी और पादप विज्ञान या बॉटनी। बट इन मॉडर्न एरा बायोलॉजी की तीसरी ब्रांच भी है और वो है सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम समस्त जंतु जगत का अध्ययन करते हैं। पादप विज्ञान के अंतर्गत हम समस्त पादपों का अध्ययन करते हैं। पादप वो होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन को बनाने की क्षमता होती है, एंड जंतु में कंज्यूमर्स होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते। इन दोनों के अतिरिक्त एक और तीसरा जगत है, वो जगत है सूक्ष्म जीवों का जगत, जिसमें सभी प्रकार के वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, आर्कीबैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं, कुछ अदर प्रोटिस्ट हैं। ठीक है, फंजाई आ जाते हैं, मीन्स मोनेरा ग्रुप के आ जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव का अध्ययन भी जैव विज्ञान की एक शाखा में आता है। अनदर जो भी इसकी ब्रांचेस है वो सब ब्रांचेस होती है, जैसे हम कहें साइटोलॉजी जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, फिजियोलॉजी जिसमें हम कायिकी का अध्ययन करते हैं,
ठीक है। तो साइटोलॉजी जब हम जंतु की करेंगे तो एनिमल साइटोलॉजी हो गई, प्लांट से करेंगे तो प्लांट की कोशिका का अध्ययन हो गया, ठीक है। इसी तरह फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी होती है, प्लांट फिजियोलॉजी होती है। कहने का मतलब ये है कि अनदर जो बायोलॉजी की ब्रांचेस होती है, जिन्हें हम सब ब्रांचेस कह सकते हैं, वो किसी न किसी तरह इन तीनों जगत से संबंधित है, ठीक है। जंतु विज्ञान के फादर देखें तो जंतु विज्ञान के जनक फादर कहलाते हैं अरस्तु। पादप विज्ञान के फादर है थियोफ्रेस्टस एंड सूक्ष्म जीव विज्ञान के फादर हैं लुवेनहॉक, ठीक है, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। ये तीनों फादर आपको याद रखने हैं। जंतु विज्ञान के अरस्तु है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के एंटोनी वॉन लुवेनहॉक और पादप विज्ञान के थियोफ्रेस्टस। तो हम कैसे समराइज कर सकते हैं एक लाइन में बायोलॉजी को? क्या है बायोलॉजी? सजीवों का अध्ययन, सजीवों का संपूर्ण अध्ययन। अब प्रश्न उठता है, सजीव क्या है? ठीक है, सजीव क्या है? तो बच्चों, जितना भी पृथ्वी पर जो भी हमें अपने चारों तरफ दिखाई देता है, जो भी हमें चारों तरफ दिखाई देता है अपने पर्यावरण में, वो सभी कहलाता है पदार्थ या मैटर, ठीक है। क्या कहलाता है? मैटर, या हम कहें हिंदी में पदार्थ, ठीक है। प्रत्येक पदार्थ जो है वो द्रव्यमान रखता है, स्थान घेरता है, मीन्स उसका आयतन होता है, उसमें भार होता है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक पदार्थ बना किसका हुआ है? ये जो पदार्थ हैं ये बने हैं अणु परमाणुओं से, इनका अलग अलग व्यवस्था होती है, उससे सभी तरह के पदार्थ बने हैं। लेकिन इन सभी पदार्थों को हमने दो श्रेणियों में कैटेगराइज कर दिया है। एक श्रेणी है निर्जीव और दूसरी श्रेणी है सजीव। निर्जीव भी अणु परमाणु से बने हैं और सजीव भी अणु परमाणु से बने हैं, लेकिन हमने इनको कैटेगराइज किया। क्यों किया है? वही लक्षण हमारे को पढ़ने हैं कि किन लक्षणों के आधार पर सजीव कुछ पदार्थ है और कुछ निर्जीव की श्रेणी में आते हैं। तो प्रकृति में, पृथ्वी पर सबसे पहले निर्जीव थे, जैसे चट्टाने हैं, मिट्टी है, जल है, वायुमंडल है, ये सब निर्जीव में आते हैं, ठीक है। इन्हीं निर्जीव पदार्थों से फिर सजीव पदार्थों का विकास हुआ है, उद्भव हुआ है, निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुई है। अब फिर भी सजीवों में क्या अंतर है? ये भी अणु परमाणु से बने। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना है, सजीवों में अणुओं और परमाणुओं की ऐसी व्यवस्था होती है कि वो अपने लिए जैव ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, जैव ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो सजीव ऐसे पदार्थ होते हैं, पदार्थों का, उनमें अणुओं परमाणुओं का ऐसा संगठन मिलता है जिससे वो अपने लिए जैव ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं, और ये जैव ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीवों में ऊर्जा एटीपी रूप में बनती है, और इसी ऊर्जा का प्रयोग कर, इसी एटीपी ऊर्जा का प्रयोग वो विभिन्न प्रकार की जैव क्रियाएं करने, जैसे वृद्धि है, परिवर्धन है, श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण है, जितनी भी सजीव में क्रियाएं होती हैं उनमें यूज किया जाता है एटीपी ऊर्जा का। तो सजीवों में अणुओं परमाणुओं का ऐसी व्यवस्था होती है जिसके द्वारा वो अपने लिए जैव ऊर्जा एटीपी बना पाते हैं। लेकिन निर्जीव ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अणुओं परमाणुओं का संगठन सक्षम नहीं होता एटीपी को बनाने में, ये आप ध्यान रखेंगे। इस जैव ऊर्जा के कारण ही पूरे पृथ्वी पर जो मैटर है उसको हमने सजीव और निर्जीव में कैटेगराइज्ड किया है, ठीक है। अब हम डिटेल में देख लेते हैं कि सजीवों में ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जो कि निर्जीव में नहीं होते। तो पहला अगर हम देखें तो सभी सजीवों में, जितने भी सजीव है, चाहे पौधे हो, जंतु हो या सूक्ष्म जीव हो, उनमें अपनी जाति के अनुसार, ठीक है, ये ध्यान रखना है, जाति के अनुसार एक निश्चित आकृति व माप को ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो सजीवों में अपनी जाति के अनुसार
निश्चित आकृति और माप पाई जाती है। ठीक है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट लक्षण नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जैव ऊर्जा का निर्माण, और दूसरा आएगा जनन। आपके हम डिटेल में पढ़ते हैं। दूसरा अगर हम लक्षण देखें सजीवों में, तो सभी सजीवों में बड़े कार्बनिक अणु, जिन्हें हम दीर्घ अणु भी कहते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, आदि पाए जाते हैं। तो सजीवों के अंदर विभिन्न अणुओं का एक जटिल रासायनिक संगठन पाया जाता है, और इस जटिल रासायनिक संगठन को हम जीव द्रव्य कहते हैं, और जीव द्रव्य जीवन का आधार है। ठीक है, तो सजीवों में क्या मिलता है? जीव द्रव्य होता है। ये जीव द्रव्य किसका बना होता है? विभिन्न प्रकार के सरल जटिल अणुओं का, जल का, इनसे जीव द्रव्य बनता है, और ये जीव द्रव्य ही जीवन का आधार है। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टर देखें, तो सभी सजीवों का शरीर एक या अनेक सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, सजीव शरीर का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनमें कोशिका पाई जाती है, चाहे वो एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, लेकिन सजीव शरीर में कोशिकाएं पाई जाती है। ये कोशिका ही सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बनाती है। संरचनात्मक मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक से मतलब होता है कि एक पूरी कॉम्प्लेक्स बॉडी जो फंक्शन करती है, उसी फंक्शन को करने में सक्षम होती है एक कोशिका। जैसे अगर हम बैक्टीरिया देखें, तो बैक्टीरिया या जीवाणु का शरीर एक कोशिका का बना होता है, लेकिन फिर भी ये जीवाणु कोशिका जो है सक्षम होती है जनन करने में, श्वसन करने में, उत्सर्जन करने में। तो सभी प्रकार की क्रियाएं, जैविक क्रियाएं जो एक शरीर करता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी करती है, वो एक कोशिका भी कर सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोशिका सजीव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हालांकि इसके अपवाद भी हैं। ठीक है, जैसे वायरसेस होते हैं, आगे हम डिटेल में जब वायरस पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक लक्षण आप ध्यान रखिएगा कि सजीव शरीर में कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सजीवों का कैरेक्टर, कि सभी सजीवों में उपापचय या मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, जो कि निर्जीवों में नहीं होती। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि हम जो है हमारे शरीर में, सजीवों के शरीर में संश्लेषणात्मक और विघटनात्मक अभिक्रिया होती हैं। संश्लेषणात्मक अगर हम देखें तो जैसे प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, जिसमें सरल अणु से जटिल अणु बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके लाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। ठीक है, ऐसे ही एनिमल्स में भी होता है। एनिमल्स में क्या होता है कि हम जो फूड लेते हैं उसका विघटन होता है, जैसे हम जो भी स्टार्च लेते हैं या फूड लेते हैं उसका विघटन होता है, विघटनात्मक क्रिया है। देन विघटन के बाद हम उन्हीं फूड का, उन्हीं विघटित पदार्थों का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के जटिल प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, इनका निर्माण होता है, फैट का निर्माण होता है। तो सभी सजीव के अंदर उपापचय पाया जाता है, जिसके अंतर्गत जैविक ऊर्जा बनती है, और इसी जैविक ऊर्जा का प्रयोग आगे जो है विभिन्न जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने में होता है। जो संश्लेषणात्मक क्रियाएं होती हैं, जिसके अंतर्गत जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है, उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, और जो विघटनात्मक क्रियाएं होती है, इसके अंतर्गत जटिल अणुओं का विघटन होता है, उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो अगर आपसे आ जाए कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण जिसमें भोजन का निर्माण होता है, वो एक संश्लेषणात्मक क्रिया है, जबकि श्वसन, श्वसन में क्या होता है, जो भोजन होता है, जो भी हम फूड लेते हैं, उसका ऑक्सीडेशन होता है, और वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एक विघटनात्मक क्रिया है। ठीक है, तो सजीव शरीर का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इनका अपना एक उपापचय होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सभी सजीवों में गमन और गति करने का गुण पाया जाता है। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कार भी तो गति करती है, लेकिन कार बच्चों स्वयं गति नहीं करती है। ठीक है, तो सभी सजीवों में गमन भी होता है और गति भी होती है। देखिए कि गमन में क्या डिफरेंस है, तो जब पूरे शरीर के द्वारा स्थान परिवर्तन किया जाता है तो उसे हम गमन कहते हैं। जैसे जंतु जो है गमन करते हैं,
ठीक है। लेकिन अगर किसी शरीर के अंग प्रत्यंग को हिलने डुलने को हम गति कहते हैं। पादपों में गति पाई जाती है, पादपों में हम गमन नहीं कहते, लेकिन जंतुओं में गमन और गति दोनों अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टर देखें तो सभी सजीवों में पोषण का गुण पाया जाता है। ठीक है, सभी सजीव जो है भोजन को ग्रहण करते हैं, निर्मित करते हैं, उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है। ठीक है, और फिर अपचित पदार्थों का निष्कासन या बहिष्कार भी होता है। तो पोषण की क्रिया सभी सजीवों में मिलने वाला एक मुख्य लक्षण है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो सभी सजीवों में वृद्धि और विकास मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वृद्धि और विकास। वृद्धि को अगर हम देखें कि वृद्धि क्या है, तो बच्चों वृद्धि होती है जिसके अंतर्गत द्रव्यमान बढ़ता है, भार बढ़ता है। ठीक है, हम कहें तो वृद्धि एक क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर मीन्स मात्रात्मक, जिसको मापा जा सकता है, वृद्धि को मापा जा सकता है ना। हम ऊंचाई नाप सकते हैं, हम लंबाई को नाप सकते हैं, हम वजन को नाप सकते हैं। तो वृद्धि को मापन योग्य कैरेक्टर जो होते हैं वो वृद्धि में आते हैं। अगर हम कोशिका के संदर्भ में बात करें तो वृद्धि क्या हुई? सेल्स का नंबर बढ़ना, सेल्स का साइज बढ़ना। जब सेल्स का नंबर और साइज बढ़ता है तभी तो वृद्धि होती है, तभी तो जीव शरीर वृद्धि करता है। ठीक है, तो जंतुओं में और पौधों में ये जो वृद्धि होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है निर्धारी प्रकार में क्या होगा कि कोई भी अंग है, ऑर्गन है प्लांट का या एनिमल है, उसकी होल बॉडी वो एक निश्चित साइज को अटेम्प्ट करेगी, उसका एक निश्चित वृद्धि होगी और उसके बाद वो वृद्धि रुक जाएगी। मीन्स उसका आकार बढ़ना रुक जाएगा। ठीक है, वो उसे कहते हैं निर्धारी प्रकार की वृद्धि। और निर्धारित प्रकार की वृद्धि जंतु में पाई जाती है। दूसरी वृद्धि होती है अनिर्धारी या अनडिटर्मिनेट। इसमें क्या होता है कि जो वृद्धि होती है वो वृद्धि सतत रूप से चलती रहती है, जैसे पौधों में मिलती है। ठीक है, तो पौधों में सतत रूप से वृद्धि चलती रहती है। तो वृद्धि एक मात्रात्मक कैरेक्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि वृद्धि में होता क्या है, इसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, कोशिकाओं का साइज बढ़ता है। ठीक है, वृद्धि को मापा जा सकता है लंबाई में, ऊंचाई में, भार में, द्रव्यमान में, आयतन में। ठीक है, लेकिन विकास क्या है? ये जो विकास है, विकास क्या है? विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों प्रकार के लक्षण आते हैं। अगर हम सजीवों के संदर्भ में बात करें तो विकास के अंतर्गत ग्रोथ या वृद्धि तो आती ही है, साथ ही आता है डिफरेंशिएशन जिसे कहते हैं विभेदन। और तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म है मॉर्फोजेनेसिस। ये तीनों टर्म्स हमें समझनी है। ठीक है, वृद्धि आपने पढ़ लिया, ये डिफरेंशिएशन या विभेदन क्या होता है? इसमें कोई कोशिका अपनी सामान्यकृत संरचना से विशिष्ट संरचना और कार्य को प्राप्त करती है। जैसे अगर हम बात करें तो जो जाइगोट होता है बच्चों, जो जाइगोट होता है एक कोशी की संरचना है। और आपको पता है कि जीवन की शुरुआत एक कोशी की संरचना जाइगोट से होती है। ठीक है, जाइगोट में प्रारंभ में कई सारे विभाजन होते हैं। ये देखिए जाइगोट है या युग्मनज डिप्लॉइड सेल होती है। इसमें प्रारंभ में क्या होता है? कई सारे विभाजन होते हैं जिससे इसकी संख्या बढ़ती है कोशिकाओं की। ठीक है, ऐसे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। ये सभी कोशिकाएं जो हैं समान आकार, संरचना और कायिकी की होती हैं, सभी में विभाजन की क्षमता होती है। लेकिन उसके बाद जब कोशिकाओं का नंबर सफिशिएंट अमाउंट में बढ़ जाता है फिर आती है विभेदन की अवस्था। इसमें क्या होता है, कोशिकाएं जो हैं अपनी संरचना और कायिकी में परिवर्तन करती हैं। जैसे कुछ कोशिकाएं आरबीसी बना लेंगी, कुछ कोशिकाएं मसल सेल्स में कन्वर्टेड होंगी, कुछ कोशिकाएं बोन्स बनाएंगी, कुछ कोशिकाएं नर्व कोशिकाएं कहलाती हैं।
ठीक है। कहने का मतलब है सिंपल जो कोशिकाएं होती हैं जो पहले सामान्यीकृत संरचना में होती है, विभेदन के अंतर्गत उनमें कायिकी और संरचनात्मक रूप से विशिष्टता आती जाती है। ठीक है, ये विभेदन बहुत जरूरी है। जब तक विभेदन नहीं होगा तब तक जीव शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कोशिकाएं नहीं बनेंगी। तीसरा जो अवस्था है वो हमने देखी मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस मॉर्फोजेनेसिस अगर टर्म को हम तोड़े तो मॉर्फो मीन्स होता है संरचना, आकार, आकृति, और जेनेसिस मतलब बनाना, जनरेट करना। ठीक है, जनरेट करना। तो मॉर्फोजेनेसिस में क्या होता है कि जब विभेदन हो जाता है, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं, ऊतक फॉर्म में आ जाती है, सेल से टिश्यूज बन जाते हैं। अब ये जो है एक रूप को लेकर, एक संरचना को लेना प्रारंभ कर देती हैं। ठीक है, इससे अंग बनना शुरू हो जाते हैं, ऑर्गन से फिर सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र जिसे हम कहते हैं, एंड होल बॉडी बनती है। ठीक है, होल बॉडी बन जाती है, होल बॉडी बनती है। तो मॉर्फोजेनेसिस में क्या होता है, विभाजन और विभेदन के बाद जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बन रही हैं, अब एक आकृति को लेना प्रारंभ कर देती है और उन्हीं आकृतियों का कॉम्बिनेशन एक शरीर को बना देता है। तो विकास के अंतर्गत ये तीनों अवस्थाएं आती हैं, ग्रोथ है, विभेदन है एंड मॉर्फोजेनेसिस है। अब आपको इसमें ध्यान एक और चीज रखनी है, वो ये कि ग्रोथ, डिफरेंशिएशन यानी कि विभेदन, डिफरेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस, ये तीनों जो है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का आधार है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, परिवर्धन जीव विज्ञान जिसे हम कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम किसी जीव के जाइगोट से लेकर पूरे परिवर्धन का अध्ययन करते हैं। तो ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनेसिस ये परिवर्धन जीव विज्ञान या डेवलपमेंटल बायोलॉजी का आधार है। तो सजीवों का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कि इनमें वृद्धि होती है, विकास पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टर की बात करें, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सभी सजीव में जैव ऊर्जा का निर्माण होता है। जैव ऊर्जा के निर्माण के लिए आवश्यक रूप से श्वसन की क्रिया की जाती है। ठीक है, आपको पता है श्वसन क्रिया में क्या होता है, फूड जो हम लेते हैं बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, उनका ऑक्सीडेशन होता है, एटीपी एनर्जी बनती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होते हैं। ठीक है, तो सभी सजीवों में श्वसन जरूर पाया जाता है, और श्वसन क्यों मिलता है, एटीपी ऊर्जा बनाने के लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। इसी एनर्जी का यूज फिर आगे किया जाएगा विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं में। ठीक है, शरीर को चलाने में। इसके अतिरिक्त सभी सजीवों में जो उपापचय की क्रिया होती है, उपापचय के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं। तो अवशिष्ट पदार्थों के निष्कासन की जो है सिस्टम पाया जाता है। निष्कासन के लिए सभी सजीवों में उत्सर्जन का, एक्सक्रीशन का गुण पाया जाता है। ये उत्सर्जन जंतु में भी होता है और उत्सर्जन पौधों में भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जंतुओं में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट प्रकार के अंग पाए जाते हैं, है ना, यूरिन है या हमारे फूड से जो हमारा लिटर बनता है, वो सारे अवशिष्ट पदार्थों में आते हैं। अब आप कहेंगे पौधों में कैसे होता है, तो बच्चों पौधों में जो गोंद बनता है, रेजिन होता है, या हम बात करें निकोटीन की, या डिफरेंट टाइप के अल्कोलाइड्स होते हैं, तो ये क्या होते हैं, प्लांट्स के लेटेक्स होता है। ठीक है, ये सारे प्लांट्स के उत्सर्जी पदार्थ हैं, और ये उत्सर्जी पदार्थ प्लांट्स के अलग अलग भागों में, पत्तियों में, छाल में स्टोर हो जाते हैं, और जब पत्तियां गिरती हैं तो इसी तरह से उनके उत्सर्जी पदार्थ भी गिर जाते हैं। उत्सर्जी पदार्थों का संग्रहण पादपों में विभिन्न तरह से होता है, जिसको हम डिटेल में उत्सर्जी पदार्थ में पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो अगर बात करें हम सजीवों के लक्षण की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण कि सभी सजीवों में समस्थैतिकता का गुण पाया जाता है, होम्योस्टैसिस। ठीक है, समस्थैतिकता का गुण पाया जाता है। समस्थैतिकता क्या होती है, इसमें क्या होता है
कि सजीव के बाहरी वातावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं, तो सजीव परिवर्तित बाहरी वातावरण में से प्रभावित होकर अपने आंतरिक वातावरण में परिवर्तन कर लेता है, जिससे सजीव उस परिवर्तित वातावरण में उसका आंतरिक वातावरण बना रहता है, तो सजीव भी बना रहता है। जैसे इसको आप ऐसे ये समझिए कि जब हमारे चारों तरफ गर्मी बहुत हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, हॉट होता है, तो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, पसीना निकलता है। पसीना क्यों निकलता है? गर्मी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है हमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो बॉडी से वाटर का लॉस होता है, इवापोरेशन होता है, और इवापोरेशन के बदले हमारी सरफेस जो है कूल्ड हो जाती है, तो इस तरह से अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है। बाहर जो टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन अंदर हमारे टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो सभी सजीवों में ये गुण पाया जाता है, समस्थैतिकता का गुण, ठीक है, जिससे वो उसके बाहर के एनवायरमेंट में जो भी परिवर्तन हो रहे उसके अनुसार वो अपने आंतरिक वातावरण में परिवर्तन कर लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टर की बात करें, तो सभी सजीव शरीर में प्रतिक्रियाशीलता, उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है, ठीक है। सभी सजीव प्रदर्शित करते हैं, अगर हमारा हाथ किसी गर्म जगह पर टच हो जाता है तो हम इमीडिएटली अपने हाथ को हटा लेते हैं। ये क्या है? रिस्पॉन्स किया है हमने हॉट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये सभी सजीवों का है, प्लांट्स में भी मिलता है, इवन एक कोशिकीय अमीबा में भी पाया जाता है। ये देखा गया है कि जो अमीबा होता है वो डार्कनेस को अवॉइड करता है, ठीक है, अंधेरे को अवॉइड करता है और लाइट की ओर अमीबा मूव करता है। तो सभी सजीवों का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि उनको कोई भी रिस्पॉन्स मिलेगा, कोई स्टिमुलस मिलेगा, तो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सेस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, सजीवों में अनुकूलन का लक्षण पाया जाता है। अगर वातावरण में कुछ परिवर्तन हो गया है तो सजीव उस वातावरण में परिवर्तित वातावरण के प्रति जो है एडजस्ट होने के लिए कोशिश करते हैं। अब ये जो अनुकूलन है, जब ये जेनेटिक लेवल पर होता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है, परमानेंट होता है, तो हम उसको कहते हैं एडेप्टेशन या अनुकूलन। इसी एडेप्टेशन या अनुकूलन के कारण बच्चों जो प्लांट्स है जैसे उनको हमने कैटेगराइज किया है हाइड्रोफाइट्स में, जीरोफाइट्स में, ठीक है। जो पानी में मिलते हैं उनको हम जलीय पौधे या हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, पानी में मिलने वाले जंतुओं को हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। जीरोफाइट्स जो डेजर्ट में मिलते हैं, अब जब डेजर्ट में उनको रहना है, मीन्स उनको वाटर स्ट्रेस कंडीशन में रहना है, तो वाटर स्ट्रेस से बचने के लिए क्या होता है, उनके जो स्टोमेटाज होते हैं, पत्तियों के रंध्र होते हैं, वह धसे हुए होते हैं, गहराई में होते हैं, क्यूटिकल मोटी हो जाती है, जड़ें गहराई में हो जाती। कहने का मतलब क्या है कि उनके जेनेटिक में इस तरह से चेंज आ गया है, उन्होंने अपनी संरचना में, अपनी कायकी में इस तरह से परमानेंट चेंज कर लिया है कि वो एक बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढल चुके हैं, उस एनवायरनमेंट में वो सरवाइव कर जाएंगे। इसे कहते हैं एडेप्टेशन। इसी में एक और टर्म आती है जिसे हम कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन, ठीक है, एक्लिमेटाइजेशन। ये जो एक्लिमेटाइजेशन होता है ये टेम्परेरी चेंजेस होते हैं। जैसे मान लो जब हम हिल स्टेशन पे जाके रहने लग जाए, है ना, किसी हिली एरियाज में रहने लग जाए, तो क्या होता है, वहां पर वायुदाब कम होगा, वायुदाब कम होने पर हमें श्वसन में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो क्या होता है, जब हम हिली एरियाज में रहने लग जाते हैं तो हमारी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। इसीलिए जो हिली एरियाज के जो वहाँ की पॉपुलेशन होती है, आपने देखा होगा, वो रेडिश दिखते हैं हमें, पिंकिश रेडिश से दिखते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके आरबीसी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम जहाँ हिल में नहीं रहते, हम प्लेन्स में रहते हैं, मान लो हम हिल में जाकर रहेंगे, तो हमारी बॉडी जो है उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करेगी चेंजिंग एनवायरमेंट में, बट ये टेम्परेरी लेवल पर होगा, ठीक है। जब तक हम वहां पर रहेंगे हमारे अंदर आरबीसी मोर डेवलप हो जाएंगे ताकि हम अच्छे से ब्रीथ कर सके, हमारे अंदर ज्यादा ऑक्सीजन जा सके। फिर जैसे हम वापस अपने इस प्लेसेस में आएंगे, अपने पहले वाले स्थान पर आएंगे, तो क्या होगा, वापस से हमारी आरबीसी नॉर्मल आ जाएंगी, उस स्थान के अकॉर्डिंग आ जाएंगी। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है या हम बहुत बाहर जाते हैं, सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो हमारी बॉडी में टैनिंग शुरू हो जाती है। टैनिंग क्यों होती है? मिलेनिन पिगमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। या हम इक्वेटर पर रहने चले जाएं, ऐसी जगह रहने चले जाएं जहां पर सनलाइट ज्यादा आती है,
तो क्या होता है, वहां जो डार्कर स्किन मिलती है। क्यों डार्कर होती है? क्योंकि सनलाइट से बचने के लिए उनको ज्यादा मेलानिन चाहिए, मेलानिन पिगमेंट चाहिए होता है, तो बॉडी डार्क हो जाती है, ठीक है, टैनिंग स्टार्ट हो जाती है। वापस से अगर दूसरे प्लेस पर आ जाएंगे तो धीरे धीरे ये टैनिंग खत्म हो जाती है। तो ये है एक्लिमेटाइजेशन, जिसमें हम टेम्परेरी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, लेकिन जो एडेप्टेशन होता है वो जेनेटिक लेवल पर होता है, परमानेंट चेंजेस होते हैं। तो आपसे एक्लिमेटाइजेशन भी पूछ सकते हैं। इसमें 2 एग्जांपल से आपने इस चीज को समझ लिया होगा होपफुली, और एडेप्टेशंस भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। एडेप्टेशन जो है पौधों में, जंतु में, सभी सजीवों में पाया जाता है, और ये जो है एडेप्टेशन ही बदलते वातावरण के कारण सजीवों की जो जाति है पृथ्वी पर बनी हुई है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सभी सजीवों में प्रजनन करके अपनी जाति को बनाए रखने का एक आवश्यक गुण पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये एक कैरेक्टर है जिसकी वजह से सजीव बने रहते हैं, सजीवों की जाति बनी हुई है। अगर हम वायरस की बात करें बच्चों, तो वायरस को हम निर्जीव और सजीव के बीच की श्रृंखला मानते हैं, ठीक है। क्यों मानते हैं? जो वायरस होते हैं, वायरस में आपको पता है जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ मिलता है, वो आरएनए या डीएनए दोनों हो सकता है, ठीक है। प्राय एनिमल वायरस या जंतु वायरस जो होते हैं उनमें डीएनए पाया जाता है, और जो प्लांट्स वायरस होते हैं, पौधों के वायरस, उनमें आरएनए पाया जाता है। और इसी जेनेटिक मटेरियल का यूज करके जो वायरस होते हैं होस्ट सेल में अपना नंबर बढ़ा लेते हैं। नंबर को बढ़ाना मीन्स किसी न किसी फॉर्म में जनन हो गया, ठीक है। जनन में क्या होता है, हम अपना नंबर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सभी सजीवों का ये एक अत्यंत आवश्यक गुण है। और ये गुण क्यों है? क्योंकि जनन का गुण क्यों है? उनके अंदर आनुवांशिक मटेरियल है, ठीक है। और ये आनुवांशिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, बट आरएनए जो है मोस्टली वायरसेस में मिलता है। अनदर जितने भी यूकैरियोटिक्स एंड अनदर ऑर्गेनिजम्स हैं, सजीव हैं, सब में डीएनए होता है। डीएनए के द्वारा ही कोई भी जीव है वो अपने लक्षणों को अपनी संतानों में स्थानांतरित करता है, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी एक जाति बनी रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सभी सजीवों में संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। सजीवों में एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, किसी न किसी रूप में उनमें तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। पौधों में भी संवेदनशीलता होती है, लेकिन पौधों में उतने लेवल पर हमारे को फील नहीं होती है, ठीक है। जैसे अगर हम पौधे की बात करें तो छुई मुई का पौधा, इसको हम टच करते हैं तो उसकी पत्तियां श्रिंक हो जाती हैं। या सूरजमुखी का प्लांट है तो उसका फ्लावर जो है सनलाइट की डायरेक्शन में गति करता है, मीन संवेदी हो रहा है वो। ऐसे ही सभी सजीवों में संवेदनशीलता है, उत्तेजनशीलता है या प्रतिक्रियाशीलता है, इनका आवश्यक लक्षण पाया जाता है। लास्ट अगर हम लक्षण देखें सजीव शरीर की, तो सभी सजीवों में जैविक उद्दीकास का आवश्यक लक्षण होता है। जाति के जीव या एक ही माता पिता की संतानें आपको पता है विभिन्न लक्षणों में समान होती हैं। जैसे एक इंसान का बच्चा इंसान होता है, ठीक है, एक बंदर से बंदर का बच्चा ही पैदा होता है। तो ये क्या है? ये जातिगत लक्षण है, समानता है। लेकिन उसके बावजूद भी एक पेरेंट की 2 संतानें भी भिन्न भिन्न होती हैं। सबका एक अपना आकार होता है, आकृति होती है, ठीक है। इससे हम कहते हैं विभिन्नताएं। और ये विभिन्नताएं जो है जीव जाति को बनाए रखने के लिए, उद्विकास के लिए, नई जीव जातियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। और ये विभिन्नताएं ही एक पृथ्वी पर जो है सजीवों के उद्विकास का मुख्य आधार है। तो विभिन्नताओं के कारण नई नई जातियां उत्पन्न होती हैं, जाति बनी रहती है, नए नए लक्षण जो है पॉपुलेशन में ऐड होते रहते हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हमने देखा, अच्छे से पढ़ा कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। ये सारे लक्षण जो जिस भी पदार्थ में मिलेंगे वो पदार्थ सजीव है, और निर्जीवों में ये सब लक्षण नहीं पाए जाते। अब प्रश्न आता है कि इन पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो जल्दी ही हम अगले वीडियो में एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे कि सजीव और निर्जीव में किस तरह से प्रश्न आपके आ सकते हैं। आई रिक्वेस्ट, अगर आपको चैनल अच्छा लगा है, आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।